बेहद कमजोर शुरुआत और दिन के निचले स्तरों से थोड़े से रिकवर करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे में कुछ और रिकवरी आएगी या फिर रहेगी कमजोरी, और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आईपीओ मार्केट में तो है जोरदार एक्शन, पर इक्विटी मार्केट्स में आज फिर से आप देख रहे हैं कमजोरी। लगातार दूसरे दिन थोड़ी कमजोरी है सर, बताएं क्लोजिंग के लिए बड़े ट्रिगर्स के। बिल्कुल कमजोरी के साथ ही शुरुआत होती दिखी है हफ्ते की, और ग्लोबल संकेत काफी मजबूत थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार बस एक ये कह सकते हैं पल भर के लिए खाली हरे निशान में दिखे, और बस जहां दिखे वहीं दिखे, उसके बाद वापस से कहीं दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं। इंट्राडे में 14,750 के आसपास पहुंचा है और 2 दिनों में 400 अंक निकल गया निफ्टी ऊपरी स्तरों से। इनफैक्ट अब आप देखें इंट्राडे में तो 500 पॉइंट से ज़्यादा कहाँ 14,333 का हाई बनाकर 14,750 के आसपास, यानी कि लगभग 500 से 600 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी में ऊपरी स्तरों से हो चुकी है। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं 34,600 का लो जो था पिछले बार हमने इंट्राडे में देखा, 34,800 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, उससे भी काफ़ी नीचे तक पहुंचा है, 34,430 का लो बनाकर वहां पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो काफ़ी तेज गिरावट होती हुई दिखी, और ये गिरावट आई है सबसे ज़्यादा बैंकिंग इंडेक्स है। प्राइवेट बैंक्स काफ़ी तेज़ी से 2.5% नीचे है, और लगभग सारे सेक्टर्स बिकवाली का दबाव देख रहे हैं एक्सेप्ट मेटल्स में ग्लोबल मार्केट्स के चलते बड़ी मजबूती है, यहाँ खरीदारी होती दिख रही है। इसके अलावा सारे सेक्टर कमज़ोर हैं। एमटीआर जैसा हमने कहा, बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाएं पैसा, 1150 रुपये के आसपास तक ऊपर पहुंचा है और अब भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ये सब तब हो रहा है जब डाउ फ्यूचर्स काफ़ी मजबूत है, 100 पॉइंट ऊपर है। शुक्रवार की बड़ी उछाल के बाद डाउ फ्यूचर्स अब भी सुबह से मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव है। यूरोप आधा % मजबूत है। तो ये है इस वक्त का कारोबार अब तक का दीप। बिल्कुल सर, तो एक्शन भरपूर बाजार में होते हुए दिख रहा है, और वही बात है सर, ग्लोबल क्यूज में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये डाउ फ्यूचर्स यूरोप नया रिकॉर्ड है डाउ पे फ्राइडे का, हमारे ही बाजार कमजोरी दिखा रहे हैं, और निचले स्तरों से एटलीस्ट अब तक तो रिकवरी नहीं आई। थोड़ी रिकवरी आती है, वापस बिकवाली होती है। क्या समझें इससे सर? बिकवाली का प्रेशर है दीप, और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप देखें शुक्रवार के सेशन में भी लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है, और एफआईज की खरीदारी का अभाव है, घरेलू फंड खरीद नहीं रहे, और ट्रेडर्स थोड़े साइड लाइन पर हो गए हैं। और ट्रेडर्स को जो खरीदारी करनी है वो कैश के स्टॉक्स में ज़्यादा करनी है बजाय फ्यूचर्स के, और इसलिए कि जहां कोई बड़ा आपके सामने बेचने वाला है तो वहां क्यों खरीदना, और ये बड़ा कोई और नहीं एफआईज है। तो जहां एफआईज की बिकवाली है तो वहां खरीद कर भी क्या फ़ायदा। तो अभी भी ऐसा नहीं कि मूड माहौल बिगड़ा या बदला हो, लेकिन हाँ सावधानी के साथ ट्रेड होता दिख रहा है। ट्रेडिंग रेंज के लोअर रेंज की तरफ आ रहे हैं हम, सपोर्ट लेना भी चाहिए। 14,650 14,750 सपोर्ट लेने की जगह है, यहीं से रिकवरी करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर 14,450 14,500 की जगह खुलती है। लेकिन संभावना पूरी है कि 14,700 750 के आसपास बाजार सपोर्ट ले ले आखिरी घंटे में, और ऊपर में वही है कि आप जैसे थोड़ा ऊपर आते हैं फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखती है। तो मुझे लगता है कि यही रेंज बाउंड ट्रेड है। लेकिन अब मेक और ब्रेक वाला जो मामला है वो ग्लोबल मार्केट्स का नहीं है जी, नहीं कोई बॉन्ड डील का है। अब जो बाजार रिएक्शन दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर दे रहे हैं, वो है एफआईज की बिकवाली, क्योंकि घरेलू फंड से सपोर्ट नहीं है और एफआईज ने हाथ खींचा है, बिकवाली होती दिख रही है। तो प्योरली प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, बिकवाली कहते हैं, जो आपको शब्द अच्छा लगे वो करिए, लेकिन जब तक ये बिकवाली का आंकड़ा है, या जब तक एक बार की किसी स्पेसिफिक फंड की बिकवाली खत्म ना हो जाए, तब तक बाजार के लिए रुकना संभलना थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन एक चीज जो इसमें मैं कहना चाहता हूँ पूरी गिरावट में दीप, वो ये है कि बिकवाली रुकने में भी टाइम नहीं लगता। अगर ग्लोबल मार्केट्स खराब हो और बिकवाली हो तो आपके लिए डर ज्यादा है। ग्लोबल मार्केट्स अभी भी अच्छे हैं, मजबूत है, और ऐसे में भारतीय बाजारों की बिकवाली है तो अपने कारणों से है। और अगर आप देखिए ऊपर से, अगर आप 14,333 से कितना 14,700 आपने कितना लो बनाया है आज का, 14,750 के आसपास का लो बनाया, तो 250 पॉइंट, ये 300 350 अच्छा खासा आपका 600 पॉइंट का करेक्शन, 600 पॉइंट का करेक्शन टॉप से बॉटम तक 2 दिनों में बहुत होता है, छोटा नहीं है। तो मेरे ख्याल से नीचे के लेवल पर बाजार थोड़ा सपोर्ट भी ले लेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, तो देखते हैं बाजार सपोर्ट लेता है कि नहीं। फिलहाल तो आसार दिख रहे हैं थोड़ा सपोर्ट लेने की।
इस बाजार में कौन से अहम ट्रिगर्स, इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं मार्केट्स खुलने के बाद? आइए जानते हैं कुशल और वरुण के साथ। कुशल, पहले तो बताइए कौन से हैं ऐसे अहम इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल, तो अगर आज के लिए आप देखें तो मिधानी फोकस में रहेगा। अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी इसके अलावा गति पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा और अल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी अंतरिम डिविडेंड पर आज अपनी बोर्ड मीटिंग करता हुआ दिखेगा। कल की बात करें तो अनुपम रसायन का आईपीओ बंद होगा, साथ ही कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 16 से 18 मार्च के बीच ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 86 से 87 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। साथ ही बीपीसीएल, आईओसी और बीईएल, इन तीनों कंपनियों पर नजर रखिए क्योंकि दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर इन तीनों कंपनियों की बोर्ड बैठक होने वाली है। इसके अलावा मोल्टेक पैकेजिंग 3 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है और फोर्टिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आएगी। साथ ही यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी, तो यहां पर भी इस हफ्ते के लिए काफी इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाएगा। बुधवार यहां पर देखें तो आपको नजारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो है ये खुलेगा। 17 से 19 मार्च के बीच ये आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 1100 से 1101 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ खुलेगा 17 से 19 मार्च के बीच। ये भी आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 303 से 305 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इन दोनों कंपनियों के जो आईपीओ हैं ये बंद होते हुए दिखेंगे बुधवार को। और सोमानी सिरेमिक्स अंतरिम डिविडेंड पर 17 मार्च को यहां पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन 1.5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी। और आखिर में यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा होगी। तो इन सब इवेंट्स पर आपको नजर रखनी होगी। और एक चीज है, मंगलवार को यानी कि कल के दिन आपको जो कैबिनेट मीटिंग है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये भी 1 बजे होती हुई दिखेगी। टाइम बदल गया, 1 बजे आ रही है। जनरली 10:30 होती थी ना जी, और वो बुधवार को होती थी और मंगलवार को होगी। मंगलवार को होगी और 1 बजे। हाँ, ये खाली कल के लिए का हमेशा? ये अभी तो कल के लिए है सर। एज ऑफ नाउ ये अपडेट है अपने पास। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आमतौर पर हम बुधवार को 10:30 बजे इंतजार करते हैं कि कैबिनेट की बैठक का एजेंडा। हाँ। ओके, शायद कैंपेनिंग चल रही है तो थोड़ा शेड्यूल वो भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्टर्स को काम पर लगाना पड़ेगा। हाँ, पता चले वो बुधवार के चक्कर में इंतजार करें कि कब होगी, हम निकालेंगे एजेंडा। ये यूजुअली तो एवरी टाइम वेडनेसडे को ही होती है सुबह 10:30 बजे। ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा ना हो। आइए आगे बढ़े, उससे पहले वागले साहब तैयार है, पहले एक बार वागले साहब के लिए बिगुल। वागले साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका क्लोजिंग शो में। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मुझे बेचना है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एक्चुअली 417 के लेवल पे हमने आइडेंटिफाई किया है और मेरा डिस्क्लोजर है, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है 5-7 मिनट पहले। अभी 415 है, आप बाउंस बैक पे बेचिए, आएगा वापस 417, 417.5 वहां पर बेचना मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। 423 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरी डाउन साइड का टारगेट 400 तक का है। 400 403 के बीच में ये स्टॉक का टारगेट आना चाहिए आज और कल में। ओके, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहां पर करके चले बिकवाली, प्रेशर बन रहा है। एनबीएफसी पर हम देख ही रहे हैं कि प्रेशर बन रहा है इस समय। आइए सचित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके पास भी एक कॉल है। बिगुल सचित जी के लिए बीटीएसटीटी। बताएं सचित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल सर। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है एंड स्टॉक का नाम है इंडिगो। लगभग जिस तरीके से इसने एक रिकवरी दी है, एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश होने के कगार पे है। एंड जिस तरीके से इसने कल का जो अपनी ट्रेडिंग रेंज थी उसके अंदर ओपनिंग रखी है, मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम है या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1663 के आसपास एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर मूव अराउंड 1740 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। इंट्राडे या इंटरमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 1710 के आसपास का। ओके, तो 1710 का टारगेट इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर करके चलनी है आपको खरीदारी। ये सरप्राइजिंगली आप देख रहे हैं अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इंटरग्लोब एविएशन में। इस बीच जब हम देख रहे हैं बाजार पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, बट डेफिनेटली मूव अच्छी आती हुई इंटरग्लोब एविएशन के लिए। कौन से खबरों वाले शेयर्स ये भी जानते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण बताइए। देखिए जी, सबसे पहले तो अडानी एंटरप्राइजेस और वेस्टर्न एंटरप्राइजेस, क्योंकि मुंबई ऑफशोर ताप्ती दमन में सेक्टर में इस कंपनी के एक जॉइंट वेंचर है, उन्होंने गैस की खोज कर ली है, तो ये इस पूरे सेक्टर, ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है। टेक महिंद्रा वेरी गुड एसेट्स में 70% हिस्सा जो है ये कंपनी खरीदने वाली है 2.1 करोड़ में। श्री सीमेंट, ओडिशा के कटक में सीमेंट की नई ग्राइंडिंग यूनिट जो है वो इस कंपनी ने शुरू कर दी है।
प्लांट में कमर्शियल उत्पादन जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अलावा स्ट्राइड फार्मा, इस कंपनी को एक दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है, ब्लड प्रेशर की ये दवा है। वहीं गोदावरी पावर एंड इस्पात छत्तीसगढ़ में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। फर्स्ट सोर्स एक कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है। टेली हेल्थ सॉल्यूशंस के लिए करार जो है वो किया गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वित्त मंत्री ने लोकसभा में ये जानकारी दी है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए काफी सारी बोलियां जो है वो मिली है। इसके अलावा गेल ने 2.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है और नैल्को ने 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ शेयर जो खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए इन शेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और हमारे एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं अब कहां पर एक्शन बन रहा है। थोड़ी रिकवरी मेटल शेयर्स की जो हम बात कर रहे थे उस पर एक बार सुमित जी से नाल्को पर पूछते हैं। सुमित जी, डिविडेंड तो आया है 2 रुपए पर शेयर का, स्टॉक भी अच्छे एक्शन में है, नाल्को में क्या चल रहा है, यहाँ से कोई ट्रेड का मौका देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मेटल स्टॉक्स में एक एक करके सब में एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो सेल हो, नेल्को हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो। तो ऐसा लग रहा है कि मेटल्स में वीकनेस का कुछ असर नहीं पड़ रहा है और मेटल्स जैसे ही मार्केट रिबाउंड होंगे तो मेटल सबसे पहले रिकवर होगा। तो नेल्को के अंदर इमीडिएटली 60 का हर्डल है, 60 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो उसके बाद हमें ऊपर में 65 रुपए से लेकर 68 रुपए तक के मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो मार्केट की रिकवरी आते ही मेटल सेक्टर सबसे पहले भागेगा, तो क्लोजली वॉच करें, रडार पे रखें। नेल्को को 60 का लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें फ्रेश बाय भी बनेगा। तो 60 के लेवल के पार नाल्को बस ऑलमोस्ट उसी लेवल पर स्टॉक आते हुए दिख रहा है, यहां से आप फ्रेश खरीदारी आते हुए देखेंगे। एक और कॉल तैयार है सचिन जी के पास, बिगुल BTSTT। बताएं सचिन जी। ऐश स्टॉक हमारे रेडार में है, लगभग 7-8 दिनों से इसमें कंसोलिडेशन हो रहा था। स्टॉक का नाम है एडवांस एंजाइम्स, जहां पर मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी एस्टैब्लिश हो रहा है 360 के आसपास। खरीदारी करनी है आपको अराउंड 355-360 इस पर्टिकुलर जोन में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 352 के आसपास का। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अराउंड 375 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रिबाउंड हो सकता है, अराउंड 395 के आसपास के भी टारगेट्स ओपन हो चुके हैं पोजिशनली। तो खरीदारी करनी है एडवांस एंजाइम में। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन आज के सत्र में आना चाहिए। ओके, तो एडवांस्ड एंजाइम्स यहां पर करके चलें खरीदारी, ये राय आ रही है आपके लिए सचिन जी की तरफ से। मिड कैप आईटी एज एक्सपेक्टेड आज अच्छे एक्शन में है। एक कोफोर्स पर राय लेते हैं किरण जी के साथ। किरण जी, गुड आफ्टरनून। बताएं, 3% ऊपर कोफोर्स वायदा कारोबार में अमंग टॉप गेनर्स है, क्या करना चाहिए इस चार्ट के साथ? आफ्टरनून दीप, आफ्टरनून अनिल जी। देखिए कोफोर्ज ओआई चेंज में नंबर 1 है आज और पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। वैसे भी आईटी कंपनीज अच्छे ट्रेड करते नजर आ रहे हैं बुलिश मोमेंटम के साथ। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। 2750 कैश लेवल्स पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मुझे लगता है कि 2880 2900 के आसपास के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो 1 से 2 दिनों में आप यहां से और अच्छे लेवल्स कोफोर्स पर आते हुए देख सकते हैं। मिड कैप आईटी अच्छे मूवमेंट में है। कोफोर्स की बात कर लीजिए, माइंट्री की बात कर लीजिए, दोनों स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आ रहा है। लार्ज कैप से हम देख रहे हैं टेक महिंद्रा पर भी अच्छी मूव इस समय बनी हुई है। वेदांता पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है और हमने देखा पिछले कुछ मिनटों पहले एक अच्छी रिकवरी आई थी। वेदांता वापस 225 के लेवल्स पर आते हुए दिखा है इस समय। बंसल जी, क्या चल रहा है वेदांता की चार्ट पर? देखिए दीपांशु, वेदांता का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो कंटिन्यूसली बुलिश है। इनफैक्ट ये स्टॉक को देखें तो कल के लोज के नीचे भी स्टॉक नहीं निकला है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिनके पास है होल्ड करें। आज भी ये स्टॉक 225 के ऊपर निकला बट सस्टेन नहीं कर पाया। 225 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तब एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें। 225 के ऊपर सस्टेन करता है तब फ्रेश खरीदारी की राय होगी। ओके, तो वेदांता पर फ्रेश खरीदारी की राय आएगी। इन लेवल्स से थोड़ा ऊपर जाके अगर स्टॉक सस्टेन करेगा तो आपको यहां पर अच्छी मूव आती हुई दिखेगी। वेदांता पर रखनी है नजर इस समय। आरईसी एक और स्टॉक अभी अभी मूवमेंट दिखाया आरईसी पर। कुणाल जी, जरा आप आरईसी का चार्ट देखें, वापस 150 के करीब आने की कोशिश कर रहा है आरईसी। सुबह भी इन लेवल से ही करेक्ट हुआ था, क्या चल रहा है इस काउंटर पर?
देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, आप देखिए कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि 145 रुपए पर एक सपोर्ट है जिसके ऊपर लगातार स्टॉक टिका हुआ है। आज जब बाजार कमजोर है उसके बावजूद भी एक ग्रीन टिक आपको देखने को मिल रही, तो मुझे लगता है 145 के स्टॉप लॉस से ये बहुत ही एक लो रिस्क ट्रेड बन सकता है। 145 का स्टॉप लॉस रखें और 156 का टारगेट, मुझे लगता है 156 तक स्टॉक जाना चाहिए, तो 156 के लक्ष्य से बाय करें, 145 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए REC, यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। सुमित जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आज सुबह आपने यहाँ पर बिकवाली की राय दी थी और जो टारगेट्स दिए थे 1270 1250 दोनों ही स्टॉक ने आज हिट करे हैं। वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है बट दोनों टारगेट्स हिट हो गए। अगर किसी के पास अभी भी पोजीशन है, क्या राय बन रही है यहाँ से और वीकनेस देखते हैं इस पे? बिल्कुल दीपांशु, सुबह एकदम सही टाइम पे सेल पकड़ में आ गया था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और वहां से ऑलमोस्ट 50-60 रुपए का गिरावट स्टॉक के अंदर इंट्राडे में देखने को मिला है, यानी 4 से 5% का फॉल देखने को मिला है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है इसके अंदर। मेरे को लगता है इसके अंदर प्रॉफिट बुक करें। अगर फिर भी कोई अगर चांस लेना चाहता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लगा के ले सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग करें और थोड़ी देर में कोई नया कॉल निकालते हैं ताकि उसके अंदर फिर प्रॉफिट मिल सके। ओके, तो नजर रखिए इस पर। वीकनेस दिखा रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, वीकनेस दिखा रहा है बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन सभी स्टॉक्स में गिरावट आ रही है। LIC पर अभी आपको वागले साहब ने यहाँ पर एक सेल कॉल भी दिया है। ICICI प्रू, सचिन जी इसके बारे में बताएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जब भी इंश्योरेंस में वीकनेस आती है सबसे पहले ICICI प्रू ही गिरता है। यहाँ पर एक नेगेटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी पिछले हफ्ते। क्या व्यू है अब ICICI प्रू का? 450 के नीचे आया काउंटर। दीपांशु, इनफैक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था अराउंड 460 के आसपास, वो काफ़ी डिसाइसिवली आज ब्रेक हुआ है। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, पिछले कुछ दिनों से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में है, एंड अभी वापस एक बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी और यहाँ पर वीकनेस हो सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट लगभग अराउंड 430 के आसपास के बनते हैं। सो डेफिनेटली अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर एग्जिट की ही सलाह होगी। अगर पुल बैक्स मिलते हैं तो वहाँ पर रणनीति निकलने की होनी चाहिए रादर देन बाय ऑन डिक्लाइंस की। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अहम सपोर्ट टूट चुका है एंड 430 एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बन चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए राय ICICI प्रू पर। ये एक स्टॉक है और जहां पर आपको वीकनेस दिख रही है और लगातार मार्केट की गिरावट में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन इसी काउंटर की तरफ से आते हुए दिखता है। UPL सुबह से थोड़ी इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है, स्टॉक होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है UPL। किरण जी जरा आप देखें UPL की चार्ट को, होल्ड आउट करा है वीक मार्केट में और उसी लेवल पर है पिछले 3-4 घंटों से। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? देखिए दीप, जिस तरीके से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 612 का होना चाहिए, 621 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल 630 632 का है। ये एक बार निकल जाए तो इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैंने भी कई बार इस काउंटर पे लॉन्ग पोजीशंस के कॉल दिए हैं और हमने देखा है कि लगातार हायर टॉप हायर बॉटम करता नजर आ रहा है। तो ये काउंटर है जो आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल की राह देखनी चाहिए 630 632 की, उसके ऊपर वापस एक बार एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है। यह है UPL, थोड़ी मजबूती के साथ कमजोर बाजार में भी हरे निशान में कारोबार करता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर होता दिखा है, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। कुछ तो बड़े ट्रिगर्स हैं ग्लेनमार्क फार्मा के लिए भी जिनकी वजह से एक्शन होता दिखा। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी कि ग्लेनमार्क फार्मा में क्या बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं आगे चलते हुए, उन पर भी रखेंगे नज़र। लेकिन थोड़े थोड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं ये स्टॉक्स भी। तो आइए देवांशी हमारे साथ तैयार है, जानते हैं देवांशी से ग्लेनमार्क फार्मा के लिए आगे बड़े ट्रिगर्स क्या है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा अपने जो API कारोबार है उसको आने वाले समय में लिस्ट करा सकती है। अब ये सब जानते हैं कि इनके जो लाइफ साइंसेस कारोबार है ये ऑलरेडी एक होल्डी ओन सब्सिडरी है। मैनेजमेंट ने ये काफ़ी बार कहा है कि इसको अलग से लिस्ट कराने की योजना है, लेकिन अब माना ये जा रहा है कि इसी साल यानी कि 2021 में ही इसके अलग से जो IPO है वो आता हुआ दिख सकता है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर ग्लेनमार्क के लिए जरूर बन रहा है। अब ये बातें इसलिए भी आती हुई दिख रही है क्योंकि कंपनी लगातार
लगातार अपने एडवाइजर्स से बातचीत करती हुई दिख रही है इसके वैल्यूएशंस पर, और माना ये जा रहा है कि करीब 1200 करोड़ तक से लेके 1400 करोड़ तक के जो वैल्यूएशंस हैं वो आते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपनी की क्यों ये योजना बनती हुई दिख रही है। जो एपीआई कारोबार है, एक इंडस्ट्री है, वो काफी जानी मानी बनती हुई दिख रही है, काफी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, और इस कंपनी के जो एपीआई सेगमेंट है उसमें भी लगातार काफी अच्छी मजबूती आती हुई दिख रही है। कुल मिला के आप देखिए इसके वैल्यू अनलॉकिंग की भी बातचीत होती हुई दिख रही है, और इसी के चलते इसको अलग से लिस्ट कराने की योजना फिलहाल कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा, फिलहाल यही उम्मीद है कि 1200 से 1500 करोड़ तक के वैल्यूएशन मिलते हुए दिख सकते हैं। आने वाले समय में इसके वैल्यूएशन और भी ऊपर जा सकते हैं। अब ये वैल्यूएशन क्यों आते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि अगर आप कुल आय देखें कंपनी का, और अगर आप ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के कारोबार का देखें, तो कुल आय में 10 to 12% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लाइफ साइंसेज कारोबार से आता हुआ दिखता है। तो इसी के चलते आने वाले समय में इस वैल्यूएशन पर लिस्ट होती हुई दिख सकती है। यही नहीं, आप देखिए करीब 65 कंट्रीज हैं जहां पे कंपनी एक्सपोर्ट करती हुई दिख रही है, और लगातार मजबूत आय में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। FY21 की अगर हम बात करें तो करीब 950 करोड़ तक के जो आय हैं वो आता हुआ दिखा है। और यही नहीं, FY19 में करीब 950 करोड़ की आय कंपनी ने बुक की थी, तो वहां से अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं लगातार इस कंपनी ने दिखाई है और लाइफ साइंस कारोबार ने दिखाई है। तो धीरे धीरे अब देखना होगा कि वैल्यूएशंस किस तरह से मिलते हैं, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है वो निवेशक अलग से ओन करना चाहते हैं, ना कि पूरी कंपनी। तो इसके चलते भी इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा, और ग्लेनमार्क फार्मा भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क पे बड़ा एक्शन होने की तैयारी। एपीआई कारोबार का अलग से आईपीओ लाकर लिस्ट करवाने का इरादा है कंपनी का। ग्लेनमार्क का वैसे तो आज सुस्त है बाजार की कमजोरी के साथ, लेकिन फिर भी चार्ट्स पर एक राय लेना तो बनता है। वागले साहब, ग्लेनमार्क के चार्ट्स देखिए, बताइए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना है तो सही एंट्री लेवल क्या होगा? अनिल जी, आपने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे पूछा है, तो लगभग 460-450 ये रेंज सही होगी। मुझे नहीं लगता 450 ब्रेक होगा। 440 का 445 का स्टॉप लॉस भी सेफ होगा, और ऑन द अपसाइड इसका पहला टारगेट 510 का है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब 3 से 6 महीने का व्यू है, और 510 के पार अगर ये निकलेगा तो ये 560-570 भी जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क पर आए। आइए, सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। सुमित जी के लिए बिगुल। सुमित जी, क्लोजिंग शो का पहला ही है ना बिगुल? हाँ बिल्कुल अनिल जी, पहला ही बिगुल है। बाय के सेल? बाय अनिल जी, बाय। मेटल? नहीं, मेटल नहीं है, सीमेंट स्टॉक का है, मिड कैप सीमेंट में है। अच्छा, क्या बाय का स्टॉक है अनिल जी। स्टॉक का भाव चल रहा है 68 रुपया, और स्टॉक के अंदर फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। ये स्टॉक के अंदर आज मार्केट की गिरावट के साथ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और इसके अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक पहले भी मैंने लोअर लेवल्स पे बाई दिया हुआ है 50-55 के आसपास, और ये स्टॉक के अंदर अभी ब्रेकआउट है। फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है श्री दिग्विजय सीमेंट के अंदर। स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 63 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर में टारगेट बनेगा 74 से 75 के आसपास का पहला टारगेट, और ये लेवल टूटने पे 78 से 80 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ दिनों के लिए बाय करें श्री दिग्विजय सीमेंट को। 63 का स्टॉप लॉस, 75 से 78 तक के टारगेट जल्दी देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो श्री दिग्विजय सीमेंट यहाँ पर रखनी है नजर। एक एक करके कुछ कैश स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। 75 और 80 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। बड़े हैं टारगेट, बड़े टारगेट सारे। और यहाँ पर तो कोई मंदी के दूर दूर तक आसार है भी नहीं। मतलब कैश के स्टॉक से जो भाग रहे हैं वो भाग ही रहे जी। आइए, भागने के लिए एक और स्टॉक तैयार है, और बताने के लिए तैयार है कुणाल जी और राकेश जी। बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, निफ्टी तो खराब मूड के अंदर है, बट ये जो हमारा स्टॉक है ये पिछले 5 दिन के हाइस के ऊपर निकला हुआ है। ना सिर्फ कल शुक्रवार के हाइस के ऊपर है, पिछले 5 दिन के हाइस के ऊपर है। और स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। लाल पैथलैब्स में खरीदारी की राय है, जहां पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, कई दिनों का कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और अनिल जी, हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राकेश बंसल जी, अनिल जी, इनका कहना है कि वापस से कोरोना सिर उठा रहा है तो वापस से टेस्टिंग होगी और लाल पैथलैब में तेजी बनेगी। तो अनिल जी, वो तर्क भी है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, बाय करके चलें। 2375 पर 2375 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस है
पहला टारगेट 2475, 2475 ये फर्स्ट टारगेट होगा। और वैसे स्टॉक का 2525 का दूसरा टारगेट है, तो 2525 तक जाना चाहिए। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय करें लाल पैथले। ये ब्रेकआउट का जो आपने बताया कि एक इसमें वो कोई सा ब्रेकआउट हुआ है जो डॉक्टर लाल पैथले में, बंसल जी, ये मतलब ये नीट से ही क्यों ब्रेकआउट शुरू हुआ है? क्लीन कौन सा बताया? नीट, क्लीन और क्लियर। हाँ, तो मतलब इन तीनों में क्या फर्क है? नीट, क्लीन, क्लियर अनिल जी। हाँ अनिल जी, एक ही मतलब है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति टेक्निकल का नहीं होता है, जैसे आप भी अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको भी चार्ट पे एकदम नीट, क्लीन, क्लियर ब्रेकआउट दिख जाएगा। इतना साफ सुथरा ब्रेकआउट अनिल जी। ओके, साफ सुथरा ब्रेकआउट। ओके, ठीक है। हिंदी में एकदम बराबर से समझ में आ गया कि साफ सुथरा ब्रेकआउट है और यहाँ से तेजी दिखाने को स्टॉक तैयार है। और फंडामेंटल रीजन तो कुणाल जी ने दे दिए जो आपके लिए साफ नजर आ ही रहे हैं। चलिए बढ़िया। तो डॉक्टर लाल पैथले में करें खरीदारी 2475 के टारगेट के लिए, लेकिन खरीदारी एक और होने की तैयारी में, और वो है टाटा ग्रुप की तरफ से। और टाटा ग्रुप का मन है खरीदने का बिग बास्केट को। क्या है ये डील, कितनी बड़ी और टाटा ग्रुप के लिए कितनी फायदे की बात बताने के लिए तैयार हैं वरुण। वरुण बताइए, टाटा ग्रुप खरीदेगा बिग बास्केट? डेफिनेटली अनिल जी खरीदेगा, और एक लंबे समय से खरीदना चाहता था, और अब ये सीसीआई पहुंच चुके हैं सारे अप्रूवल लेने के लिए। इस लेवल तक बात पहुंच चुकी है, यानी कि अब तो खरीदना पक्का ही है। और पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि 60 से 70% के बीच में खरीद सकते हैं, तो वो स्टेक कितना खरीदेंगे उसका पक्का नहीं था। अब तो ये भी डिसाइड हो गया कि करीब 64.3% के आसपास का हिस्सा जो है वो इनिशियली खरीदा जाने वाला है। इसके लिए टाटा सन्स जो है वो दरअसल पहुंच चुका है सीसीआई में सारे अप्रूवल जो है वो लेने के लिए। और देखिए अभी फिलहाल 64.3% के आसपास का हिस्सा खरीदा जाएगा, और आगे चल के इसको टाटा ग्रुप जो है वो करीब 80% के आसपास लेके जाने की प्लानिंग में है। और अभी जो हिस्सा खरीदा जा रहा है करीब 64.3% के आसपास, उसके जो वैल्यूएशन आ रहे हैं वो करीब 8 से 9 हजार करोड़ के आसपास आ रहे हैं। यानी कि जो वैल्यूएशन टोटल दिए जा रहे हैं टाटा ग्रुप की तरफ से बिग बास्केट को, वो है करीब करीब आप मान सकते हैं कि 1.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये माने जा रहे हैं, ये जो खरीदारी टाटा ग्रुप करने वाले हैं। अब ये क्यों खरीद रहा है? देखिए टाटा ग्रुप ऑनलाइन में अपना प्रेजेंस जो है वो बढ़ाना चाहता है, और ये एक सुपर ऐप लॉन्च करने वाले हैं जिसमें टाटा ग्रुप के जितने भी कंज्यूमर गुड्स है वो उसके तहत बेचे जाएंगे। इसके पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कुछ छोटे मोटे ऐप लॉन्च करने के बाद वहां इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा ऐप लॉन्च किया जाए, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक बेस जो है वो ये तलाश रहे थे, जिसके कारण बिग बास्केट को जो है वो खरीदने वाले हैं। और बिग बास्केट ही क्यों? देखिए एक तो 4 से 5% के आसपास का ग्रोसरी बाजार में बिग बास्केट का मार्केट शेयर है। करीब 3.4 करोड़ यूजर जो है वो बिग बास्केट के ऐप जो है उसको यूज करते हैं। और देखिए पिछले कोविड के टाइम पे ही बिग बास्केट जो ओवरऑल कस्टमर्स है उसमें 80 से 90% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। करीब 40% ऑनलाइन ग्रोसरी की शॉपिंग करने वाले लोग जो है उनके बाद बिग बास्केट का ऐप जो है वो ऑलरेडी है, और पेटीएम मॉल के साथ भी बिग बास्केट का करार है। तो एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म जो है वो टाटा को मिल जाएगा, और इसके लिए टाटा इसको खरीदना चाहते हैं, और इसके लिए अब ये सीसीआई भी पहुंच चुके हैं। तो बहुत जल्द जो है आपको डील क्लोज होते हुए भी दिखाई दे सकती है। ओके, तो ये बिग बास्केट का बड़ा क्लाइंट बेस जो है वो टाटा के लिए काम का होगा, और टाटा इसके जरिए ऑनलाइन में जाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली आप ये करेंगे टाटा की दिलचस्पी ऑनलाइन कारोबार में उतरने की, और ये फिर क्या टाटा कंज्यूमर के अंदर आएगा? अनिल जी जो बेसिक देखिए वे तो टाटा ग्रुप के अंदर आएगा, और टाटा डिजिटल जो है उसके तहत ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो टाटा कंज्यूमर्स होगा, क्योंकि ये चाहते थे कि ग्रोसरी को ऑनलाइन बेचा जाए, और ग्रोसरी के लिए इनके पास अभी तक कोई प्लेटफॉर्म है नहीं उतना स्ट्रॉन्ग जिसके तहत इसको बेचा जाए। तो वहां टाटा कंज्यूमर्स को एक बड़ा फायदा होने वाला है। तो इंटीग्रेशन जो है वो टाटा कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा ग्रुप बिग बास्केट। यहाँ पर बड़ी खबर आती हुई और बड़ा एक्शन भी आपको दिखते हुए दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर पे एक बार राय लेते हैं किस तरह का एक्शन होना चाहिए। हालांकि टाटा ग्रुप ले रहा है, कंपनी लेवल पर नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली टाटा कंज्यूमर इंटीग्रेशन वाइज तो इनको फायदा होगा ही। बंसल जी टाटा कंज्यूमर चार्ट्स बताएं सर, थोड़ी रिकवरी भी आ रही है इस समय स्टॉक पर। देखिए दीपांशु, बेहतरीन स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स, और टेक्निकल पैटर्न भी इसका डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। देखिए मार्केट में इतना सेल ऑफ आया है, बट अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान इंटैक्ट है, और 600 रुपए 600 रुपीज एक अहम सपोर्ट है, और ये सपोर्ट नीचे में नहीं टूट रहा है। आज के लोज भी 602 के हैं, तो जिनके पास है होल्ड करें, और नई खरीदारी भी 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें की जा सकती है।
ओके, तो 600 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी भी की जा सकती है। ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर पर राय, नजर रखें। और बड़ी खबर ये आती हुई आपके लिए। मीनवाइल कुछ कैश स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सचिन जी, जो आपने एडवांस एंजाइम कहा वहां पर तो अच्छी मूव आ रही है। एरिस लाइफ साइंसेस पर भी जरा नजर डालें। सचिन जी बताएं इसकी चार्ट पर क्या दिख रहा है? अभी अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया 3% ऊपर एरिस लाइफ साइंसेस। दीपांशु, इनफैक्ट यहाँ पर भी जिस तरीके से एक पैटर्न बना था वीकली चार्ट पे, अगर हम दिसंबर का डेटा देखें तो काफ़ी समय तक 550 एक रेजिस्टेंस के ओर से एक लेवल बैठा था। वो काफ़ी फोर्सफुली वहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आया था। लगभग उसी लेवल के आसपास एक स्विंग सपोर्ट बन के वापस ट्रेंड रिज्यूम हो रही है ऑन द हायर साइड। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस और ऐड करने चाहिए। एक अच्छे पुल बैक के संकेत यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न का टारगेट अराउंड 740 के आसपास का है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को अक्यूमुलेट करने के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए आपको 560 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड मुझे लग रहा है अराउंड 700-740 के आसपास के स्विंग अगले कुछ महीनों में देखे जा सकते हैं एज पर दी पैटर्न। ओके, तो ये है आपके लिए एरिस लाइफ साइंसेज पर राय। श्री साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है। उससे पहले अगर चाहें तो दीप, मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है, बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आज एकदम समय से कुछ है ही नहीं काम, तो मतलब बिल्कुल ठंडे से ही मामला है। बिल्कुल, तो आप बताएं पहले क्या करना चाहते हैं? पहले स्ट्रैटेजी ले लेते हैं सर, एकदम 2:30 बज रहे हैं, सही टाइम है। बिल्कुल, अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का तो वही समझना है कि चल क्या रहा है, क्योंकि डाउ फ्यूचर 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त दिखा रहे हैं। यूरोप में अच्छी शुरुआत हुई है, 0.5% आपको ऊपर यूरोप के बाजार दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं सर। और एशिया की बात करें तो थोड़ी सुस्ती जरूर दिखी है। चीन 1% नीचे था क्योंकि वहां पर कुछ लोकल कंसर्न्स हैं। एक तो पोल्यूशन बढ़ा है, तो कुछ इंडस्ट्रीज को कहा गया है कि आप अपने पोल्यूशन रोकने के लिए प्रोडक्शन काटें। इसके अलावा हांगकांग देखिए ठीक ठाक एक्शन था, निके भी फ्लैट था पॉजिटिव बायस के साथ। तो ग्लोबल मार्केट्स तो ठीक है सर, हमारे बाजार कमजोर है, क्या करें? क्या करें? देखो दीप, ये लेवल बेचने के तो नहीं है जी। उछाल आएगा तो बेचा जाएगा, और उछाल का मतलब ये कि 14,925 14,975 उस रेंज में बेचना सेफ लगता है। यानी कि यहाँ से भी 100-150 पॉइंट ऊपर, उसके नीचे सेफ नहीं है जी। क्योंकि आप बाई जोन के आसपास है। नया ब्रेक डाउन करके और नीचे 14,500 की तरफ बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल है। मेरा ये मानना है 14,750 के 14,700 के आसपास आपको सपोर्ट है तो, और मेक और ब्रेक लेवल जो है आज आपके लिए वो 14,800 है। वैसे तो आप 14,950 के नीचे बंद हो रहे हैं तो खराब तो ही रहे क्लोज, और लग भी नहीं रहा कि उसके ऊपर बंद हो पाएंगे। तो वैसे तो क्लोजिंग कमजोर है ही, लगातार कितने 3-4 दिन के बाद आप पहली बार वापस अब 15,000 के नीचे बंद हो गए। 3 दिन मेरे ख्याल से हो गए, 3 दिन हमें ऊपर बंद होते 1, 2, 3 दिन। हाँ, आज 3 दिन ऊपर बंद होने के बाद, जनरली 3 दिन ऊपर बंद होने के बाद ऐसा लगता है ब्रेकआउट आ रहा है। करेक्ट। वापस हो, ये मार्केट ही वैसे ही, जैसे आपको लगेगा कि मजबूती आ रही तो कमजोर हो जाएगा, कमजोरी लगने लगेगी मजबूत हो जाएगा। तो रेंज बाउंड मार्केट है। सो पहली चीज तो ये कि 14,750 14,800 के रेंज में नीचे में यहाँ पर बेचना नहीं है। थोड़ा शॉर्ट काट सकते हैं, थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं चुनिंदा स्टॉक्स, और जो खरीदना आपको सिर्फ बैंक एनबीएफसी से छोड़ दीजिए। ओके, ये थोड़ा कमजोर है, यहाँ पे मजा नहीं है, ये छोड़कर आप लेने का सोच सकते हैं। ऊपर वापस आएगा तो बेचेंगे, ठीक है ना। और 14,800 मेक और ब्रेक लेवल है। 14,800 के पुट पर 20 लाख शेयर है और 14,800 के कॉल्स पर 18 लाख शेयर है, बराबरी का मामला है। लेकिन अब 14,800 के ऊपर टिक रहा है और आज ही ये सारे के सारे कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 3 बजे तक 14,800 के ऊपर रहे आप, तो आप 14,800 14,875 तक का अरे आता ही दिख रहा है वो तो ठीक है। तो 14,875 14,925 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। और वहां पर आप चाहें तो थोड़ी बहुत पोजीशन 14,925 के आसपास हल्की करें। अच्छा, तो पॉइंट ये तो पहली चीज तो है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 35,000 ऊपर में है, नीचे में 34,000 है, ये रेंज दिख रही है। अब कोई बहुत ज़्यादा डेटा बैंक निफ्टी में अभी भी बना नहीं है दीप। तो इमीडिएट सपोर्ट 34,500 है, इमीडिएट रुकावट 35,000 है। देखते हैं क्या कुछ होता है, डेटा कम है तो इसलिए लेवल्स का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। क्लियर है सर, ठीक है, बट थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, थोड़ा आ सकता है। लेकिन बाउंस बैक में अगर आपको ट्रेड करना है खरीद के तो निफ्टी खरीदना है, बाउंस बैक में शॉर्ट करना है ऊपर में तो बैंक निफ्टी करना है। ओके सर, क्लियर है, ठीक है सर। ये आपने वैसे कमजोर कड़ी बैंक्स एनबीएफसी है, मजबूत मेटल से आपको जो पसंद आया। मैं लगातार आप देखिए वेदांता हम बोल रहे हैं, आज भी देखिए 225 जी। फ्राइडे को हमारा जो था कल के 2000 अगर याद हो तो
फ्राइडे को हमने 222 रुपये में कल के 2000 दिया था, 215 का स्टॉप लॉस के साथ में, करेक्ट जी। 228, 230, 235 का टारगेट वो इंटैक्ट है, रखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो टारगेट इंटैक्ट है। आप है। देखिए न सिर्फ वेदांता बल्कि 200 बल्कि आप सेल, टाटा स्टील, JSPL, JSW स्टील सब मजबूत है, मेटल्स मजबूत है, मेटल्स मजबूत है, ठीक है सर। इस बीच इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी अच्छी खबर आ रही है, हालांकि बाजार में ये नोन था, जो FDI सीमा बढ़ाने की बातचीत चल रही थी उसके लिए बिल पेश कर दिया गया है। FDI लिमिट बढ़ाकर अब 74% करने के लिए ये बिल को पेश कर दिया गया है। तो इंश्योरेंस कंपनीज पर रखिए नजर। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है करेक्टिव मूव आया है, ICICI प्रूव देख लीजिए, HDFC लाइफ भी प्रेशर में रहा है, SBI लाइफ पर हुई थी एक बड़ी ब्लॉक डील, वहां से ये स्टॉक थोड़ा रिकवर करते हुए दिखा रहा है। तो FDI लिमिट बढ़ाकर 74 करने के लिए बिल पेश कर दिया गया है इंश्योरेंस कंपनीज पर रखनी है बिल्कुल। नजर। तो ये बड़ी खबर जो बजट में आई थी, अब वो खबर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए आगे बढ़ते और मुलाकात करते हैं सेठी साहब से। वक्त है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। बनाए सेठी साहब, कितनी पिक्स है आज? 2। गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 पिक्स है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक एफडो का स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। खरीदारी का तो बराबर परमानेंट है ही आपका, तो पहले कैश से शुरुआत करें सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज जो कैश मार्केट का स्टॉक है एक बहुत ही दमदार कंपनी है, एक MNC स्टॉक है। कंपनी का नाम है आइनियोस स्टायरोल्यूशन, जो कि अभी 1005, 1007 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये ABS बनाने वाली लीडिंग कंपनी है। भारत में 2 ही कंपनियां हैं, एक तो BEPL और एक आइनियोस स्टायरोल्यूशन, बट ये स्टॉक ज्यादा पसंद आता है बिकॉज मैनेजमेंट की क्वालिटी काफी बेहतर है। MNC स्टॉक है, यूके का पेरेंट है इनका। ये ABS जो है वो ऑटो और होम अप्लायंसेस इनमें काम। आप पिछले कुछ क्वार्टर ABS के प्रॉफिट देखी गई, जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आप दिसंबर क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो कंपनी ने रिपोर्ट करा 103 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस जो पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 33 करोड़ का नुकसान था, उसके सामने 103 करोड़ का प्रॉफिट आया। EBITDA मार्जिन से 26-27% के। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 0.24। और ये कंपनी ने भी लॉकडाउन के दौरान जो गिरावट आई थी उसमें डीलिस्टिंग का एक प्रस्ताव लाया था, कोशिश करी थी डीलिस्टिंग की। इनका ऑफर था 450 का, लेकिन उस समय जो डिस्कवर्ड प्राइस थी वो आई थी 1100 रुपए की। और उसके बाद से हमने देखा ABS के प्राइसेस में तूफानी तेजी हो गई है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 1005-7 के आसपास अवेलेबल है, इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1100 के मेरे टारगेट है और 970 का स्टॉप लॉस रखना है। 970 का स्टॉप लॉस और 1100 के टारगेट के लिए करने हैं खरीदारी। आइनोस स्टायरोलेशन, ये हमारा मालामाल वीकली का स्टॉक भी रहा हुआ है और मेरे ख्याल से ये तो 400-500 रुपए में हमने रिकमेंड किया था, जहां तक मुझे अच्छे से याद है। और वहां से देखिए क्या एक्शन होता हुआ दिखा, तो जबरदस्त तेजी हुई है इस स्टॉक में। डीलिस्टिंग कैंडिडेट बेहतरीन ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और दूसरा स्टॉक ले लेते हैं सेठी साहब से, जो है FNO वाला। बताएं सर। अरे जी, जो FNO का स्टॉक है वो भी एक पसंदीदा स्टॉक है और चैनल पे शायद आज सुबह भी किसी ने रिकमेंड करा हुआ है। UPL फ्यूचर्स, मार्च फ्यूचर्स UPL के खरीदने 621-22 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है मार्च का फ्यूचर। ये कंपनी भी फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि एग्री थीम पे फोकस्ड है। क्रॉप केयर, एग्री केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये बनाती है कंपनी। वैल्यूएशन के लिहाज से कंपेयर करेंगे तो पीयर्स के कंपैरिजन में काफी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। दिसंबर क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे 621-22 के लेवल पे मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है, विद अ टारगेट ऑफ 650, स्टॉप लॉस ऑफ 610 के स्टॉप लॉस से 650 तक के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी UPL में। ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से राय आती हुई UPL में भी खरीदारी करने की। और आइनोस स्टायरोलेशन भी एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, ये बेहतरीन पिक देने के लिए। आज है शुक्रिया के साथ बता दूं आपका सुबह का आज SPL मिड कैप स्टॉक में शॉर्ट टर्म पिक डेल्टा, ये अभी भी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, 195 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो उसके लिए भी आपको बधाई, धन्यवाद भी। डेल्टा कॉप मजबूत ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर, तगड़ा एक्शन, दमदार एक्शन है। इस बीच सर कैश स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन चल रहा है। आप देखिए एक एक करके ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। एक बार MMTC पर नजर डालते हैं। सुमित जी जरा आप डालें नजर। एक शानदार उछाल थोड़ी देर पहले आया MMTC में, 5% ऊपर स्टॉक अभी कूदा था। क्या चल रहा है इस चार्ट में?
तेजी देखने को मिल सकती है। दीपांशु, स्टॉक के अंदर इमीडिएट ऊपर में जो हर्डल है एमएमटीसी में वो 47 का है। जैसे 47 का लेवल क्रॉस करेगा तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होगा स्टॉक के अंदर, जिसमें ऊपर में फिर 50 से 52 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करके चले, ब्रेकआउट का वेट करें, ब्रेकआउट आते ही और ऊपर का मूव दिखाएगा और वो शार्प मूव होगा। ओके, तो एक शार्प मूव आते हुए दिख रहा है। एमएमटीसी एक ऐसा स्टॉक है, वेस्ट तो नजर डालें पिछले कुछ दिनों, बल्कि पिछले 2-3 हफ्तों से वेस्ट लाइफ में कुछ ना कुछ मूव आ ही रही है। आज भी देखिए 525 पर अभी एक उछाल आया। क्या चल रहा है इस काउंटर में? ब्रेकआउट आया था दीपांशु कुछ दिनों पहले, जब इस स्टॉक ने 485 रुपए के लेवल्स को पार किया था, और उसके बाद धीमी गति से स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी आप देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो लगातार पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक बहुत शानदार है और इन स्तरों पर भी इसको बाय करके चलना चाहिए। अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 510 का 510 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 15 रुपए नीचे, और मुझे लगता है कि 550 रुपए के लेवल से स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है वो तो होल्ड करें, और नई खरीद भी इन स्तरों पर कर रहे हैं तो 510 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। और साथ ही दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास कल की कॉल आ चुकी है, तो जब आपके पास वक्त हो तो बिगुल बजवा दीजिएगा। कल छुट्टी पे आप लोग? नहीं अनिल जी, अनिल जी कल का काम हमने आज कर लिया। अनिल जी कल फिर से काम करेंगे। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो बिल्कुल कल वाला आज भी बजेगा और कल फिर से बजेगा। पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें फ्रेश ब्रेकआउट भी आ रहे हैं आज कमजोर बाजार में भी, और उनमें से एक स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, और इसका ब्रेकआउट डेली चार्ट पर आया है। बहुत शानदार ब्रेकआउट है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन स्टॉक है, एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 223 223 का स्टॉप लॉस लगाना है। 230 230 पहला टारगेट है। 232 232 दूसरा टारगेट है, और पावर ग्रिड है हमारा पिक ऑफ द डे। ओके, तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड। सारी सरकारी कंपनियों के शेयरों में फिर से तेजी बनते हुए दिख रही है। अब देखिए धीमे धीमे निचले स्तरों से जो स्टॉक्स रिकवर करते हुए दिखे वो आपको सारी सरकारी कंपनियां नजर आएगी। कैश के भी और फ्यूचर्स के भी, दोनों ही सरकारी कंपनियों के शेयरों में एक्शन आता दिख रहा है। सेल बैन में होने के बावजूद 5% ऊपर टॉप गेनर है। पावर ग्रिड देख लीजिए, भेल 3% बैन में होने के बावजूद। बैंक ऑफ बड़ौदा ये बाहर आ गया कि हाँ ये आ गया, 2% ऊपर है। बाकी तो हिंदुस्तान कॉपर, एमएमटीसी, पता नहीं, मैं तो सोच रहा एनएमडीसी। हाँ, कैसे सुमित जी से मिस हो गया एमएमटीसी टाइप। ये तो सुमित जी जरा सारी सरकारी कंपनियों पर एक बार स्कैन कर लीजिए, लगता है एक्शन पूरा होने की तैयारी में। तब तक मैं एक फंडामेंटल राय विजय चोपड़ा साहब से ले लूँ। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब, बाजार मजबूत हो तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से भागते हैं, और बाजार कमज़ोर हो तो भी गिरते नहीं, धीमे धीमे भागते हैं। ये सरकारी कंपनियों का हाल है इस वक्त। अब भी आपको लगता है कोई ऐसी सरकारी कंपनी है जहाँ पर आप पैसा लगाना चाहेंगे? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। देखिए, मुझे अच्छे से याद है कुछ समय पहले हमारी बातचीत हुई थी और हमने ये बात कही थी कि क्या ये साल सरकारी कंपनियों का साल होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात से मैं बहुत ज़्यादा तारुफ रखता हूँ और मैं एग्री करता हूँ कि सरकारी कंपनियों में अच्छी तेज़ी बननी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप जाना चाहते हैं सरकारी कंपनियों में तो कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे एनएमडीसी एक कंपनी है जो कि मिनरल्स में है और सरकारी है, बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है। तो एनएमडीसी एक बहुत अच्छी कंपनी है। ऑप्शन अभी 135-36 रुपये पे चल रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक 200 सवा 200 तक जाने का दमखम रखता है। इसके अलावा जो हमने एमएमटीसी की भी बातचीत करी, एमएमटीसी में भी मेरे को अच्छी स्टीम लगती है। लगभग 60 रुपये तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया एक ऐसी कंपनी, आज थोड़ी गिरावट है इसमें, मगर जितने सरकारी बड़े काम होते हैं वहाँ पर इन लोगों को इसका काम करने का ठेका मिलता है। तो करीब 81 रुपये पे अभी है। मुझे लगता है इंजीनियर्स 110-120 तक जा सकता है। इसके अलावा मेटल क्षेत्र में ही हमारी पहले भी बातचीत हुई थी और मैंने रिकमेंड किया था नाल्को, और यहाँ से भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी वैल्यू बाइंग है नेशनल एल्यूमिनियम में, और ये स्टॉक आराम से 80 तक जा सकता है। अभी करीब 60 पे ट्रेड कर रहा है और 80 तक जा सकता है। तो कमोडिटीज़ के साथ रहिए। और अनिल जी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी ऐसे चक्र में फंस जाती है जहां पर इन्फ्लेशन का बहुत डर होता है, और जब भी इन्फ्लेशनरी होती हैं
इकोनॉमीज तो कमोडिटी स्टॉक्स चलते हैं, तो कमोडिटीज के साथ रहिए, सेफ रहेंगे। मुझे लगता है मेटल्स आने वाले 1 से 2 सालों तक बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा एग्री कमोडिटीज हैं, वहाँ पर भी अच्छी तेजी मिलेगी। जो भी खाने पीने की चीज़ें से रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें भी अच्छी तेजी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा इफेक्ट पास ऑन होता है। तो कमोडिटीज में रहिए, एग्री कमोडिटीज में रहिए, चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर वेरी लेस। जब भी बाजार ऊपरी स्तरों पे होता है तो बेहतर है आप यू स्टिक टू द बेसिक्स और कमोडिटीज के साथ रहें। ओके, तो ये है आपके लिए। सरकारी कंपनियों में खरीदारी करें, अब भी करें। ढेर सारी सरकारी कंपनियां हैं जो चोपड़ा साहब को पसंद है। 200 रुपये के टारगेट के लिए NMDC खरीदारी करें। 200-225 तक के लक्ष्य आपको आते हुए मिल सकते हैं। इस बीच डेल्टा कॉर्प हमारे दीप दूसरा टारगेट को भी हासिल करने की कोशिश करें। 200 का जो टारगेट दिया था राउंड फिगर में 199 रुपये 20 पैसे का, क्या आप मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं? सर ये तो आप मतलब आप ऐसे स्टॉक से बोलते हैं, यहाँ पर तो चाहिए नहीं ग्रेस मार्क्स, ये तो टेम्परेरी। बाकी तो 240 रुपए का जो पोजिशनल टारगेट है वो तो आना ही है, ना। हाँ, वो आना है। बिल्कुल, तो एक्शन बन रहा है, फोकस भी बन रहा है, बट डेफिनेटली दूसरा भी टारगेट आते हुए दिख रहा है। और जैसा कि अनिल जी ने कहा, सेठी साहब की राय है, विश्वेश जी को पसंद है, बंसल जी कुणाल जी को भी पसंद है, तो एक्शन तो इस पर बन रहा है सर। बिल्कुल। चलिए नजर रखते हैं डेल्टा कॉर्प पर। डेल्टा कॉर्प तो मार्केट के फोकस में आ ही रहा है, पर अच्छी रिकवरी भी हो रही है इस समय बाजार में। ढेरों और स्टॉक्स हैं जो मार्केट के फोकस में आए हैं और कुछ बिकवाली हुई है, कुछ खरीदारी हुई है। तो आइए जानते हैं देवांशी के साथ कि फरवरी के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने कौन से स्टॉक्स को बेचा है, कौन से स्टॉक्स को खरीदा है, एक्शन कहाँ रहा है। देवांशी बताइए कौन से स्टॉक्स रहे हैं फोकस में। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखने मिला था। हालांकि 2 वजह थी, एक तो जो SIPs थे वो थोड़े से कम होते हुए दिखे थे फरवरी के महीने में, और इसके अलावा अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड रिडम्पशंस होते हुए दिखे, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने काफी बिकवाली की है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पे करते हुए दिखे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लार्ज कैप्स में उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे मुनाफा वसूली की है, लेकिन जो मिड कैप्स है और जो नए एंट्री वाले स्टॉक्स हैं उसमें भी अगर आप देखें तो जो सरकारी फोकस स्टॉक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री ली है। तो यहाँ से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है सरकारी कंपनीज के लिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक्सिस ओवरऑल, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन जनरल सबसे ज्यादा जो बाइंग है वो म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ की है। रिटेल कॉर्प यहाँ पे करीब 300 करोड़ की बाइंग होती हुई दिखी है। इसके अलावा एसेंशियल PLC ये एक स्टॉक था जो ओवरऑल IT स्टॉक्स में सबसे ज्यादा फेमस रहा था और सबसे ज्यादा बाइंग आती हुई दिखी है। साथ ही सफारी इंडस्ट्रीज और जुबिलेंट की जो लाइफ साइंस कारोबार है यहाँ पे इस बार अच्छी गेन्स आते हुए दिखे, इस बार अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। IPO की अगर हम बात करें तो MTAR टेक यहाँ पे IPOs ने काफ़ी निवेश किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखा और हेरिडा इंडस्ट्रीज में भी इस बार काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आती हुई दिखी हैं। इसके अलावा अगर एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप देखिए इस बार M&M फाइनेंस, टाटा पावर, क्यूमेंस, सूर्योदय फाइनेंस और MTAR टेक ये कुछ मेजर बाइंग्स थी उनकी तरफ से। इसके अलावा उन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेचा है, नैटको फार्मा, और आप देखिए ऐसी जो कंपनीज हैं जहां पे उन्होंने अपनी जो प्रॉफिट्स हैं वो बुक की है। HDFC म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी रिटेल में एक बड़ा हिस्सा खरीदा है। इसके अलावा स्टरलाइट टेक सेल है जो उनके रडार पर है, जहां पे उन्होंने बड़ी खरीदारी की है। हेरम्बा इंडस्ट्रीज में खरीदारी की है और इसके अलावा उन्होंने रेन इंडस्ट्रीज से एग्जिट किया है। अदानी एंटरप्राइज में भी उन्होंने बिकवाली की है, थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहाँ पे करते हुए दिखे। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें, एसेंशियल PLC इनके भी रडार पर रहा, खरीदारी की है। रिटेल इन्होंने खरीदारी की है। और अगर कोटक म्यूचुअल फंड की बात करें तो इंटरेस्टिंग था, इन्होंने नैल्को खरीदारी की है, पॉलीकैब और PVR ये 3 स्टॉक्स थे जो इनकी टॉप बाइंग लिस्ट में शामिल होते हुए दिखे और गोदरेज प्रॉपर्टीज में यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली करते हुए दिखे थे। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो रामको सीमेंट इनको सबसे ज्यादा पसंद था इस बार और स्टरलाइट टेक में भी इन्होंने खरीदारी की है। टाटा पावर, अपोलो हॉस्पिटल्स जो लंबे समय से वो होल्ड करते हुए दिख रहे थे, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की है। और SBI म्यूचुअल फंड की बात करें, इस बार सबसे ज्यादा सरकारी बैंक्स में SBI म्यूचुअल फंड ने ही खरीदारी की है, स्पेशली मेटल स्टॉक्स में। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग नाम जो सामने आया वो इसाब इंडिया था, जहां पे उन्होंने खरीदारी की। एडलवाइज की बात करें तो NCC इनके टॉप बाइंग लिस्ट में था। तो ओवरऑल अगर आप देखें मिड कैप्स और सरकारी कंपनीज जो हैं वहां पे म्यूचुअल फंड्स अब ज्यादातर फोकस कर रहे हैं इस बार फरवरी महीने में। ओके, तो ये थे कुछ स्टॉक्स और शेयर्स जहां पर म्यूचुअल फंड्स का हुआ है एक्शन पिछले महीने में। नजर रखिए इन काउंटर्स पर, काफी सारे स्टॉक शेयर्स हैं जिसमें थोड़ी खरीदी और बिकवाली होती हुई दिखी है। साथ ही जेफरीज की तरफ से भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स जहां पर जेफरीज को लग रहा है कि अब पैसा लगाने का समय आ गया है। कौन से हैं ये स्टॉक्स और क्या है उनका व्यू, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए जेफरीज क्या कह रहे हैं।
बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर जेफरीज की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है और यहाँ पर वो ये मान रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो भी सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी बुलिशनेस उनको नज़र आ रही है। खासकर अगर आप देखें तो रियल्टी स्पेस है उनकी लिस्ट में, साथ ही जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है वहाँ पर उनका काफ़ी बड़ा फोकस है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका जो मिड कैप पर फोकस है वो 14 स्टॉक्स इन्होंने चुने हैं अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सरकार की पॉलिसी हो या मार्केट शेयर में बढ़त अगर किसी स्टॉक ने या कंपनी ने गेन की है ओवर दिस पीरियड, या फिर नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं या मजबूत बैलेंस शीट है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो पहले 2 स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स, यहाँ पर एफएमसीजी स्पेस इनको काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी जो है यहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा फोकस है इस स्पेस को लेकर। और ब्लू स्टार ये दूसरा स्टॉक है इनकी लिस्ट में जहाँ पर ये एसी की जो सेल्स हो रही हैं उसको लेकर इनका जो बड़ा फोकस है। और पीएलआई स्कीम को ध्यान में रखते हुए ब्लू स्टार इनकी टॉप पिक है इस स्पेस में। साथ ही केईआई इंडस्ट्रीज क्षमता विस्तार पर इन्होंने चुना है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर इन्होंने जो आरओई है 30% से ज़्यादा का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख के इन्होंने ये स्टॉक भी चुनते हुए नजर आए हैं। साथ ही जो मैं रियल्टी और उससे रिलेटेड सेक्टर स्पेस की बात कर रहा था वहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी, जिसमें 4 स्टॉक्स हैं। पहला है कजारिया सेरामिक्स, दूसरा है रैमको सीमेंट, तीसरा ओबराय रियल्टी और चौथा है शोभा लिमिटेड। हाउसिंग की मांग में बढ़त से कंपनी को काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा और इनफैक्ट इनकी जो कवरेज है उसमें सबसे सस्ता प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ स्टॉक जो है वो इनकी नज़र में शोभा लिमिटेड है। साथ ही अगर आप हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें इप्का लैब, मैक्स हेल्थ केयर, ये 2 स्टॉक्स है जो इनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं। एफएमसीजी स्पेस से इमामी, जहां पर ये FY20 से 23 का जो EPS है उसमें सालाना 15% की बढ़त का अनुमान करके चल रहे हैं। इसके अलावा 3 और स्टॉक्स हैं जहां पर भारत फोर्ज जो नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक्स के ऑर्डर्स लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उस वजह से ये बुलिश है इस पर। महानगर गैस जो पॉलिसी में बदलाव आ रही है, सरकार जो गैस बेस्ड इकोनॉमी पर फोकस बना रही है, उस वजह से इनको महानगर गैस पसंद है। और आखिर में IT स्पेस से न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जहां से FY21 से 23 के बीच करीब 16% की आई ग्रोथ और 12% का EPS ग्रोथ का अनुमान ये कर चल रहे हैं इस स्टॉक के लिए। अच्छा, ये सब इससे छोटे-छोटे स्टॉक भी हैं इनकी लिस्ट में? छोटे-छोटे और स्टॉक्स भी हैं। और अनिल जी मतलब चेहरे पिक किया आप कह सकते हैं मिड कैप स्पेस से। गजब है ना? जेफरीज की तरफ जेफरीज जैसा लगता नहीं है कि हाँ, जेफरीज जैसा फंड अगर माफ कीजिएगा ब्रोकरेजेस अगर इस तरह की रिपोर्ट निकाले, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पूरी लिस्ट है क्या आपके सामने? जरा एक बार पूरी लिस्ट बता सके अगर तो वो बताइए। न्यूजेन तो मुझे याद है जैन साहब ने जेम्स में भी दिया था ये स्टॉक, मुझे वैसा याद आता है। अगर सारी लिस्ट हो तो इंटरेस्टिंग होगी कि कौन कौन से स्टॉक्स है जो जेफरीज 14 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, राइट? 14 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है। 14 जो टॉप मिड कैप बेट्स है इनकी तरफ से ये हमारे पास लिस्ट है। ओके, तो ये 14 स्टॉक्स आपके लिए जो आपके रडार पर होने चाहिए जेफरीज की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। चलो इंटरेस्टिंग है। चलिए इसमें जी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स जो इलेक्ट्रिक वाला जी, ये तो वैसे भी बहुत बढ़िया है, ज़्यादातर कंजम्पशन से जुड़े हैं। ब्लू स्टार हो गया, कजारिया, सुप्रीम, रैमको, ब्रॉडली वही है। चलिए इंटरेस्टिंग ये लिस्ट बनकर आई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहे हैं तो इस पूरी लिस्ट पर ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो चोपड़ा साहब आपने भी नाम सुने होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स है, उसमें से कोई 2 आपको पसंद करना हो। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल, ब्लू स्टार KEI, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कजारिया सिरेमिक्स, रैमको सीमेंट, ओबेरॉय रियल्टी, शोभा, इप्का, मैक्स हेल्थ, इमामी भारत फौज, MGL महानगर गैस मतलब और न्यूजेन। 2 कौन से हैं? देखिए मुझे लगता है कि अगर रियल एस्टेट स्पेस में देखें तो मुझे रियल एस्टेट अगले आने वाले कुछ सालों तक अच्छा लगता है, तो सोबर रियलिटी मैं पसंद करता हूँ। दूसरा रियल एस्टेट से रिलेटेड और एक कंजम्पशन स्टोरी है KEI जो वायर्स में है और कई तरीके के केबल्स बनाता है और जो इंफ्रा स्पेस में भी इसका नाम शुमार है। मुझे लगता है KEI और शोभा जो कि भारत में भी और भारत के बाहर भी, यदि आप दुबई जाते हैं तो वहाँ पे देखिए आप मिडल ईस्ट में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है शोभा का। तो जब मैंने दुबई में देखा कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं शोभा में, तो रियल एस्टेट जो रिवाइवल है केवल भारत में ही नहीं काफ़ी कंट्रीज में हो रहा है और इसके चलते हुए मुझे रियल एस्टेट स्पेस अच्छा लगता है। तो शोभा रियलिटी और KEI मेरी पिक्स होंगी सर। ओके, तो शोभा और KEI ये 2 कॉल्स हैं चोपड़ा साहब की तरफ से जहां पर आप अच्छे निवेश के मौके देख सकते हैं। और जेफरीज को तो 14 मिड कैप स्टॉक्स पसंद हैं, आप अपने रिस्क के हिसाब से इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। नजर रखनी है ट्रेडिंग कॉल पर आ रही है सचित जी की तरफ से बिगुल BTSTT का। बताएं सचित जी।
दिवांशु, कोइंसिडेंटली उसी पर्टिकुलर लिस्ट में से स्टॉक है MGL, जिसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाल दिया है। लगभग अगर OI कंट्रीब्यूशन देखें तो 7% का है। 1200 के आसपास जो हर्डल नजर आ रहा है पिछले 7-8 दिनों से, वो पर्टिकुलर हर्डल वापस इसने क्रॉस किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम मिलेगा स्टॉक के लिए काफी हद तक एक पोजिशनल मोमेंटम होगा। 1260 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको पोजीशन लॉन्ग करके होल्ड करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1200 के आसपास का ही, जो एक ब्रेकआउट पॉइंट है। ओके, तो 1260 का टारगेट, 1200 का स्टॉप लॉस MGL पर रखनी है नजर। इस समय यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा बनते हुए दिख रहा है। इस बीच सर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं। 35,000 के करीब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। स्पॉट में तो अभी भी 850 के करीब है, बट फ्यूचर्स 35,000 के ऊपर। बैंक निफ्टी 35,000 के शॉर्ट कवरिंग, इसलिए सुबह क्या सॉरी 2:30 बजे हम यही बात कर रहे थे कि बेचने का वक्त नहीं जी, बिल्कुल ये खरीदने का वक्त है, शॉर्ट कवरिंग का वक्त है, नीचे में बेचना नहीं है। देखिए वही वाली बात है, ऊपर में लालच नहीं करना है खरीदने का, नीचे में बेचना नहीं है। और बाकी कैश के स्टॉक्स में जो आपका मन करे वो करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तेजी है और तेजी रहेगी। तो अभी तक जो स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं वो ठीक चल रही है। तो दीप 3:05 के पहले आप नजर न लगाएं कि बढ़ गया। हाँ, तो कॉल लूं बैंक्स पे नहीं? नहीं, लोग कॉल्स तो लेते रहो लेकिन नजर मत लगाना बस। अच्छा, ठीक है। 10 मिनट है अभी। हाँ, 10 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, एक व्यू इंडसइंड बैंक पर ले लेते हैं किरण जी के साथ। किरण जी, 2 बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में आए हैं। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है ऑफ कोर्स, जो बैन के बाहर आया है, बट इंडसइंड बैंक अभी पॉजिटिव टेरिटरी में आया, डेज हाई पर है। क्या व्यू बन रहा है सर? में 1000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो टूटा। इधर शॉर्ट पोजीशंस बनते नजर आए बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि इधर से जो शॉर्ट जिन्होंने किए उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे या शॉर्ट कवरिंग होगी, और मुझे लगता है कि कल तक के 1060 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक एक अच्छा मूव दिलाता नजर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, तो इंडसइंड बैंक पर रखिए नजर। सबसे बड़ी मूव इस काउंटर पर बाकी बैंक्स के मुकाबले अगर आप देखें रिकवरी के हिसाब से, तो सबसे बड़ी मूव इंडसइंड बैंक पर ही आ रही है। और पहला बैंक निफ्टी कंपोनेंट है आफ्टर बैंक ऑफ बड़ौदा, जो पॉजिटिव टेरिटरी में भी आ गया है। हिंडाल्को पर भी अच्छी मूव आ रही है, और हिंडाल्को भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। वागले साहब, हिंडाल्को पर भी नजर डालें, क्या चल रहा है इधर? दीपांशु, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, इतना मुझे स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। 333 के भाव पे 335 336 पे अटक सकता है। 336 को क्लियर के बाद 350 तक के अपसाइड। ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को पर भी रहा है। ये काउंटर भी आपको अच्छी रिकवरी इस समय दिखा रहा है। कोफोर्ज पर फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। TCS भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आया है, थोड़ा यहाँ से भी बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बार कैनरा बैंक पर भी नजर डालिए। थोड़ी देर पहले एक अच्छी रिकवरी आई थी कैन बैंक पर, उसके बाद उसी लेवल पर है। सुमित जी, कैनरा बैंक को देखिए 160 के नीचे है इस समय, 157 158 के आसपास। क्या व्यू है इस पर? जो देखिए लोअर लेवल से एक करके अच्छी रिकवरी आ रही है, सेक्टर वाइज भी आ रही है और इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो PSU बैंकिंग स्टॉक्स का जहां तक सवाल है, कैनरा बैंक में जो नीचे में सपोर्ट बना है 150 151 का बना है सपोर्ट, जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले लॉन्ग साइड के अंदर। और ऊपर में 162 163 के इमीडिएट टारगेट बनेंगे। ये लेवल्स निकलते हैं तो एक वापस से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा 175 रुपए तक का। तो फिलहाल इमीडिएट टारगेट 162 163 का है, वो लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटते हैं तो 175 का टारगेट बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कैन बैंक पर राय। CDSL, इस स्टॉक पर भी रखनी है नजर। और सर आपने तो कई बार इसके बारे में बात करी है, अभी एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है CDSL पर। वर्टिकल स्पाइक आया, वापस 600 के लेवल CDSL पर आ रहे हैं। कुणाल जी जरा देखें इसी चार्ट को, 600 पर CDSL कैसा लग रहा है सर? देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु, कोई डाउट नहीं है। नीचे से बहुत शानदार रिकवरी हुई है और 3-4 दिनों का करेक्शन भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में बिल्कुल देखिए इन स्तरों पर बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। ओवरऑल मोमेंटम तो स्टॉक में बहुत स्ट्रांग रहा ही है, तो CDSL खरीद करके चलें। मुझे लगता है कि देखिए 620 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 620 625 के लेवल्स आएंगे। और इस स्टॉक में ओवरऑल पोजिशनल बेसिस पर मुझे लगता है 750 के लेवल्स पे आने चाहिए। तो हर गिरावट में बाय करने की राय। बिल्कुल, और लगातार आपने तो कहा ही है वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द ईयर है ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रख देना चाहिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो 800 रुपए पहले और उसके बाद 1000 रुपए, 4 डिजिट वाला स्टॉक है। अब वो जब चलेगा तब चलेगा। लोगों को क्या है कि हमेशा हर रोज अब हमारा स्टॉक चले वैसे होता नहीं है, बस वही वाली बात है। जब चलेगा चल जाएगा, आप लेकर रख लीजिए, शांति से बैठिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। आइए इस बीच चोपड़ा साहब विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं CDSL पर। जी चोपड़ा साहब बताएं सर।
CDSL पे नहीं, मैं एक्चुअली एक और मेरे नज़र में एक स्टॉक आया था, उसके बारे में बातचीत करना। जी प्लीज़ बताएं सर, प्लीज़। आप हमसे पूछते नहीं है, एक थोड़ी हमें नाराजगी भी है कि कई बार आप पूछते ही नहीं है कि आपको स्टॉक बताइए। अरे मुझे लगा कि आपको मैं पूछूंगा, आप बोलेंगे कि अरे मुझे पहले बताया नहीं, पूछ लिया, क्योंकि जनरली क्या चार्ट्स वाले सारे हमारे दोस्त लोग तो आराम से देते रहे नेकी और पूछ में तो बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तीनों कर लूंगा आपके साथ में। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज बताइए। अभी मैंने देखा अदानी पावर पे सर्किट लगा है अनिल जी, और हालांकि अभी नहीं लिया जा सकता, मगर जब भी इसका सर्किट खुलता है तो इसको लिया जा सकता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। ये स्टॉक मुझे आगे आने वाले 2-4 महीनों के लिए बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से भी हो सकता है आपको 40-50 रुपए की तेजी दिखाए और 120-130 रुपए तक जाता दिखे। इसका कारण ये है, नंबर 1 इसके जो कार्माइकल माइंस है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक्वायर किया था, तो वहाँ पे वो काम चालू हो गया है। दूसरा, इन्होंने गोड्डा करके एक जगह है झारखंड में जहाँ पर कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाया है 1600 मेगावाट का। और तीसरा, इनका एक पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश सरकार के साथ, तो वहाँ पे भी ये लोग बिजली सप्लाई करेंगे, जो कि करीब करीब 6 रुपये 50 पैसे से 7 रुपये के बीच में इनका पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है। और इनका जो कॉस्ट आएगा वो काफ़ी कम होगा एज कम्पेयर टू दी पावर परचेज एग्रीमेंट। तो मुझे लगता है अदानी पावर में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है और इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। और ये अदानी समूह में मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा स्टॉक है जो 10 रुपये पेड अप है और जो सब 100 हमें दिखाई दे रहा है। और हमने सबने देखा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का क्या हाल हुआ और कहाँ तक वो गए। तो अच्छी तेजी नजर आती है अनिल जी मुझे, और मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा जब भी सर्किट खुले इसको लिया जा सकता है। ओके, बिल्कुल। तो सर्किट खुले तो अदानी पावर में करें खरीदारी 120-130 के टारगेट के लिए। और चोपड़ा साहब, माफ़ी चाहता हूँ आपसे मैंने पूछा नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा लगे आपको कोई भी स्टॉक देना है, प्लीज़ फील फ्री, कभी भी आप बता दीजिए, जब भी आप देना चाहें। प्राइजेस गेल और ICICI प्रू, ये कुछ स्टॉक्स थे जो प्रेशर में आते दिखे। बट कैश स्टॉक्स में दमदार एक्शन, एरिस लाइफ साइंसेज, JK पेपर, ओबरॉय रियल्टी, इन सभी स्टॉक्स पर आप दमदार तेजी देखते हुए गए हैं। तो ऑल इन ऑल सर, उतनी खराब क्लोजिंग नहीं जैसे आप कह रहे थे, और 14,900 के ऊपर निफ्टी प्रोविजन क्लोज और 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी प्रोविजन क्लोज। तो क्लोजिंग ठीक है, क्लोजिंग ठीक है सर, इतनी बुरी नहीं, ये आप कह सकते हैं। तो पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन कमज़ोर तो है। पिछले हफ्ते का माहौल जो फ्राइडे को खराब हुआ था स्पेशली वो हमने आज आगे बढ़ाया, लेकिन आज नीचे से संभल गए। तो आज डेटा अच्छा आ जाए तो ठीक रहे जी। लेकिन वही है कि जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे 2:30 बजे 0.89 का पुट कॉल रेशियो था, 0.9 का ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में। सुबह में ये बात करते कि एक शॉर्ट कवरिंग तो आपको पक्का मिलेगी। मार्केट ओवरसोल्ड है, वो सुबह मिलने के बजाय दोपहर को मिली, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट 0.89 का पुट कॉल रेशियो था। तो थोड़ा कल सुबह सुधर कर ही आया कल भी, हाँ, मतलब वही वाला मामला की शॉर्ट कवरिंग थोड़ी तो मिली है। आइए चलिए आपको बता दें आज बाजार बंद होने के बाद क्या बड़ा एक्शन है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन है जो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बंसल जी, आप भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले दूसरी चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले तो रात 8 बजे जो आप इंडिया 360 देखते हैं, वो भी हमारा आज का जो कार्यक्रम है, आज की हमारी वो जो कवर स्टोरी हो एंटीलिया केस की इनसाइड स्टोरी है। तो और इसमें इसके साथ ही जो देश में कोरोना का कमबैक हो रहा है इस पर बात होगी। और तीसरी बात होगी बैंकों की हड़ताल पर। तो आज बैंकों की हड़ताल भी थी। तो ये 3 बड़ी कवर स्टोरी है आज इंडिया 360 में। तो रात को 8 बजे यानी कि 7:56 पर इस्तेमाल कीजिए #ZeeIndia360 का। अपनी राय और अपनी सलाह हमारे दर्शकों को आप ज़रूर भेजिएगा। तो ये आपके लिए आज का विशेष कार्यक्रम है। इसके अलावा शाम 5 बजे अगर आप एज ए कंज्यूमर ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट है, कौन कौन से अधिकार हैं, आपको पता भी नहीं होगा किसी, आपको पता है? नहीं पता, ध्यान नहीं होना चाहिए। मुझे मत पूछना, मुझे नहीं पता है। हाँ, पता चला काउंटर क्वेश्चन कर दिया तो मेरा भी वही हाल है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वाह ठीक है, हमें क्यों जानना है, हमारी ज़रूरत क्या है। तो हमारे अधिकारों से हम अनजान है। बंसल जी भी, मैं आई एम श्योर इसी कैटेगरी में होंगे। लेकिन क्या इसके पीछे हमारी लापरवाही है या फिर गवर्नमेंट हमें ढंग से एजुकेट ही नहीं करी, बताई नहीं रही? तो आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है आज। मतलब दुनिया भर में कंज्यूमर्स के हक का दिन है आज। और इसी पर आपकी खबर आपका फ़ायदा में होगी। आज आपके अधिकारों की बात हमारे खास मेहमानों से जानेंगे कि कानून आपको कौन कौन से अधिकार देता है। अगर कोई उसे तोड़ता है या उसे नहीं मानता है तो आप उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं। इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्री राम खन्ना, ASCI के स्पेशल इन्वाइटी पारितोष जोशी साहब और सीनियर कंज्यूमर लॉयर जहांगीर गाई साहब। तो आप भी अपने हक
अपने अधिकार जानने के लिए ज़रूर देखिएगा शाम 5 बजे की ये खास शो। लेकिन इसके अलावा एक खास शो और है जो आज नहीं है, फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आज दिन बढ़ा है जी। जब हम कह रहे हैं कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, तो बंसल जी हम एक नए शो की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी इवनिंग टीम ने बड़ी कमर कसी है, हमारी वीकेंड टीम ने भी बड़ा तगड़ा काम किया है और एक के बाद एक नए शोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये इंडिया 360, साथ ही आप वीकेंड पर हमारी बात दुनिया की ये शो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। इसी क्रम में हम एक शो और शुरू करने जा रहे हैं और इस शो में आपके यानी कि कंज्यूमर्स के हक की बात होगी। इस शो का नाम भी हमने यही रखा है, सिंपल, जागो कंज्यूमर जागो। बढ़िया है सर। तो दीपक हमारे साथ है, दीपक डोभाल, जो ये शो करेंगे और ये पूरा शो बनाएंगे भी। दीपक बताइए क्या करने वाले हैं इस शो में? बस सर, जो आपने पूछा था ना दीप से कि अपने राइट्स के बारे में आप समझते हैं या नहीं जानते, बेसिकली हम एजुकेट तो हो गए हैं सर, लेकिन इन्फॉर्म्ड नहीं है। सो बेसिकली हम उसी खाई को पाट रहे हैं। कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात तो बहुत पहले से हो रही है। कैनेडी साहब जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, 1962 में उन्होंने बड़ी फेमस स्पीच दी थी अमेरिका के कांग्रेस में कंज्यूमर राइट्स पे। तब से अवेयरनेस हुई। फिर 1983 के बाद से वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम हर साल मना रहे हैं। इंडिया में कंज्यूमर राइट्स की शुरुआत हो गई थी 1986 में, जब हमने उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया और अभी तो 2019 में लेटेस्ट आया है। राइट। इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद जब आप एक छोटी सी दुकान में जाते हैं, परचून की दुकान में, तो शायद किसी को ये मालूम भी नहीं है कि आप एमआरपी पे बहस कर सकते हैं। अगर एमआरपी पे कुछ छपा है तो आप उसको बिल्कुल आप बार्गेन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे इससे कम पे दीजिए। ये छोटा सा अधिकार है और इसके अलावा बहुत सारे अधिकार हैं। और आज तो सर पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बदल चुका है। पहले मैन्युफैक्चरिंग और जो गुड्स पे ही लोगों का फोकस होता था कि टीवी खराब है हम क्या करें, लेकिन आज पूरा सर्विस इसमें आ गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो बदलते दौर में कंज्यूमर की जो बातें बदली नहीं, तो इसमें दो चीजें, एक तो जैसे हमें जो नहीं पता वो बताओगे आप कि अगर मेरी कोई समस्या है कि मैंने किसी से कुछ प्रोडक्ट खरीदा, कोई सर्विसेज लिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, पैसे ले लिए, आजकल ये बहुत हो रहा है। वो सस्ती दिखाते हैं वेबसाइट्स या फिर ऐसे पोर्टल्स के, आप वहाँ ऑर्डर करो, पैसे ले लेते हैं, कुछ आते ही नहीं, 10 दिन 15 दिन लोग इंतजार करते रहते हैं। तो क्या मतलब आप सिखाएंगे या मेरी प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे? ये दोनों इस शो में होंगे सर। अच्छा। ये अपनी तरह का अनोखा शो है, एकमात्र ऐसा शो है इंडियन टेलीविजन में फिलहाल जो इस तरह का शो है, जो कंज्यूमर सेंट्रिक, कंज्यूमर बेस्ड है। और आपने सही कहा, पहले हम लोगों की आवाज तो उठाएंगे। हमारी टीम लगातार लोगों से अप्रोच कर रही है, बहुत सारी क्वेरीज भी आ गई हैं। अभी भी आपके पास अगर कोई क्वेरी है, जैसे आपने बताया, अभी आप हैशटैग 10-20-25 हजार ना आ जाए तो नाम बदल। बिल्कुल सर, और बहुत 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 जबरदस्त फ्लो है, इतने लोग परेशान हैं। हैशटैग जी जागो कंज्यूमर, ये हमारा हैशटैग है। आपके भी कोई क्वेरी है तो हमसे जरूर पूछिए। इसमें हम पहले कंज्यूमर की बात उठाएंगे सर। हमारे पास एक लीगल लोगों का पैनल होगा, वो पूरे केस को समझेगा, इसमें कितना दम है, ये कहाँ जा सकते हैं, पूरी हेल्प करेंगे हम। अच्छा। पूरा पैनल है हमारे पास, उसमें कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, सारे जिम्मेदार लोग हैं। और उसके बाद सर, जब आपने कहा ना, एक सेगमेंट हमारा होगा जिसमें हम उनके राइट्स के बारे में उनको जागरूक भी करेंगे। बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा अब आपके जो राइट्स हैं, जो लेटेस्ट लॉज हैं, उनमें क्या क्या है। और सर एक और चीज होगी इसमें, जाते जाते हम एक सेगमेंट हमने शुरू किया है कि जितनी भी कंज्यूमर बेस्ड स्टोरीज होंगी उनको फटाफट तरीके से दिखाएंगे न्यूज के तौर पर कि कंज्यूमर के लिए क्या क्या चीजें नई आई हैं, वो भी हम उनको देगा। तो कंप्लीट अवेयरनेस पैकेज होगा। तो ये 2-3 घंटे का शो होगा? नहीं सर, ये हर हफ्ते कम से कम, मतलब जितनी मतलब अभी भी आप सोचिए, मतलब आप बोलो कंज्यूमर एक्चुअली ऑन सीरियस नोट लोग बड़े परेशान हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये एकदम वाकई में ये एक ऐसा शो है जिसकी बहुत ज़रूरत है कि कोई तो हो जो कंज्यूमर की आवाज़ उठाए। और आपने देखा ही, हमने हर मोर्चे पर जिसके दर्शकों की आवाज़ उठाने की कोशिश की। अब इसमें मेरा दर्शकों से एक ही निवेदन है, थोड़ा संयम रखें। एग्जैक्ट, क्योंकि बहुत सारे आएंगी कंप्लेंट्स। हमें बताया हर आदमी किसी न किसी से परेशान है। अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स को अलग रख लें, उन्हें इसमें काउंट ना करें। इसके अलावा हर प्रोडक्ट और सर्विस से कोई न कोई कहीं न कहीं परेशान है। आप भी होंगे, मैं भी होंगे। अगर ढूंढने जाएंगे तो सबको 5-5, 10-10 मिल जाएगी। तो अब हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मामले आपके उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी समस्या हैं वो जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो मैन्युफैक्चरर है उस तक पहुँचाएँ और आपको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। ये हमारा प्रयास है। अल्टीमेटली तो जिनको करना है, नहीं तो कम से कम ये है कि आपको गाइडेंस जरूर मिल जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। बिल्कुल सर। चलो ये बढ़िया। तो ये कब शुरू कर रहे हैं फिर? बहुत जल्द सर, बहुत जल्द। आज डेट नहीं बता रहे हैं,
अच्छा, लेकिन डेट पर सस्पेंस, उस पर सस्पेंस रहेगा। लेकिन आज ये लॉन्च करने के लिए दिन सही है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसीलिए हमने आज का दिन चुना। बहुत दिनों से हम लोग भी सोच रहे थे कब इसको लॉन्च करेंगे, आज एक बहुत अच्छा इससे दिन बड़ा दिन हो नहीं सकता कि जब पूरी दुनिया भर में कंज्यूमर्स के हक की बात हो रही है, तो हम आपके हक के लिए ये एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा, बताइएगा आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया वो भी बताइएगा। हम उस शो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपने इंडिया 360 को, साथ ही बात दुनिया की, हमारी इवनिंग की जो नई प्रोग्रामिंग है उसको बहुत प्यार दिया, बहुत सारे आपने सुझाव दिए, और आप देख रहे होंगे हर रोज़ और हर हफ्ते हमारे शो हम बेहतर करने की, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको जो चाहिए वो आपको उसी अंदाज में मिले जिस अंदाज में आप देखना चाहते हैं। बंसल जी, तो ये हमारा नया शो शुरू होने जा रहा है, इस पर आपकी विशेष टिप्पणी दे दें एक बार। जो देखिए अनिल जी, मच अवेटेड अनिल जी ये रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी तो अनिल जी नए तरह के ऑनलाइन फ्रॉड शुरू हुए हैं जिससे आप भी शायद अवेयर नहीं है। अनिल जी, लेटेस्ट फ्रॉड ऑनलाइन ये है कि आप जैसे ही कोई चीज ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करने के बाद मैसेज आता है नो एक्सचेंज नो रिटर्न, जो कि पहले डिक्लेयर होना चाहिए, उसके बाद डिफेक्टिव चीज आती है। तो अनिल जी ये जो शो है ये तो रिक्वायरमेंट अनिल जी, अगर मतलब कि कंज्यूमर को मालूम ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या उसके राइट्स हैं, क्या क्या वो कर सकता है, तो अनिल जी आसानी से ठगा जाता है आजकल। तो ये शो तो अनिल जी मैं भी देखूंगा, और सबसे गुजारिश है अनिल जी आपसे भी, क्योंकि ये जो नया फ्रॉड है इससे मेरे ख्याल से आप भी रूबरू नहीं अनिल जी, तो ये शो तो रिक्वायरमेंट है आज की। भाई साहब, आप है ना मेरे दोस्त हैं कि वो हैकर्स वेकर्स को, इन लोगों को आप टिप तो नहीं दे रहे कि अनिल जी को अभी तक हैक नहीं किया गया है, कोशिश करो 3-4 बार बोल के मुझे लग रहा है कि आप मेरा ही नंबर लगाने के चक्कर में है भाई। वैसा नहीं फील आ रहा? हाँ सर, लग ही रहा है नेक्स्ट टारगेट। बंसल जी, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो गया कि होने वाला, सॉरी हो गया या मतलब हुआ तो नहीं ना? नहीं अनिल जी, आज ही हुआ है, तभी तो पता चला अनिल जी, दोपहर को पता चला अनिल जी शो से जस्ट पहले। अच्छा, हो गया? हाँ, बट अनिल जी मुझे दिक्कत नहीं होती है। मेरे साथ मेरे मित्र कुणाल जी हैं, हाँ। जो एक लंबी सी मेल लिखते हैं बड़ी खतरनाक वाली इंग्लिश में। अच्छा। जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो कुणाल जी मेरे बिहाफ पे मतलब कि लिखित कार्रवाई करते हैं अनिल जी। चलिए, बंसल जी के पास तो कुणाल जी है, और जिनके पास कुणाल जी नहीं है उनके लिए जी बिजनेस है। और वैसे बंसल जी, कुणाल जी से बात न बने तो दीपक से संपर्क करिएगा। दीपक आपके लिए बनाएंगे एकदम बढ़िया सा फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, जब पहला शो बनेगा उसमें बंसल जी की क्वेरी जाएगी। बिल्कुल, तो तब पता चले सामने वालों को भी बंसल जी के साथ करने का मतलब क्या है। लेकिन चाहे वो बंसल जी हो, चाहे आप में से कोई भी, अगर आपके साथ कहीं भी किसी तरह की धोखाधड़ी, अन्याय हो रहा है, तो जी बिजनेस जागो, कंज्यूमर जागो हमारे इस शो में ज़रूर आपके हक की आवाज़ उठाएगा। आइए, विदा लेने का वक्त है आप सभी से। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, सचिन जी, किरण जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। क्लोजिंग शो में कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।